Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss a new and interesting topic that is separation of substances. तो बेटा separation of substances यानी कि पदार्थों को अलग करना. अब अगर हम अपनी डेली बेसिस पे देखें तो बहुत सारे हम इंस्टेंसेस फेस करते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस में से उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है. अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का भी यूज़ करते हैं. अब चाहे हम इनको हाथ से उठाकर भी सेपरेट कर सकते हैं. जैसे अगर आप पोहा खा रहे हो, अगर आपको उसमें चिली नहीं खानी, जो उसमें चिलीज डली हुई है, तो आप उनको हाथ से उठा के सेपरेट कर सकते हो. ऐसे ही अगर आपको टी लेनी है तो उसमें जो टी लीव्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप स्ट्रेनर का यूज़ करते हो. उससे छान के आप इजीली उसको टी लीव्स को अलग कर सकते हो और टी कंज्यूम करते हो. तो ऐसे ही हम सब्सटेंसेस को अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे जो दो यूजफुल सब्सटेंसेस एक में मिक्स होते हैं. लाइक मिल्क में से जब आप जो कर्ड होती है उसमें से बटर को सेपरेट करना, तो वो होगा किस मेथड से? चर्निंग ऑफ द मिल्क. जैसे आपकी जो कर्ड है उसको आप चर्न करोगे तो उससे आप बटर फॉर्म कर सकते हो, उससे आप बटर निकल जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर तो दो यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग किया क्योंकि उससे बटर मिल्क अलग हो गया और बटर अलग हो गया और दोनों यूज़ होते हैं. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक सब्सटेंस यूज़फुल नहीं होता, एक यूज़फुल होता है. लाइक जैसे आपके कुछ चावल हैं या दाल आप बनाने जा रहे हो, उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं या फिर हस्क है, उन पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो उसमें वो पार्टिकल्स आपके लिए यूज़फुल नहीं है. सिर्फ आपके लिए यूज़फुल है राइस, तो उसको आप अलग से स्टोन्स वगैरह को हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट करते हो. ऐसे ही हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे कैसे सेपरेट किया जाता है, किस किस मेथड का यूज़ होता है, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यानी कि हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं. तो इस चैप्टर में हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे लाइक हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं वो भी हम जानेंगे. तो फर्स्ट जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हैंड पिकिंग. तो बेटा जैसा कि नाम से पता चल रहा है यानी कि हैंड पिकिंग, हैंड मीन्स हाथ, पिकिंग मतलब उठाना, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो इम्प्योरिटीज साइज में बड़ी होती हैं उनको आसानी से आप अलग कर सकते हो. लाइक आपको एक बास्केट दी जिसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ब्रिंजल है, कुछ पोटैटो हैं, कुछ चिलीज हैं और कुछ लेडी फिंगर हैं. उनको आपको बास्केट दे दी और आपको कहा कि हर एक वेजिटेबल को सेपरेट कर दो, तो आप इजीली उनको सेपरेट करोगे. पोटैटो को एक तरफ रख दोगे, ब्रिंजल को एक तरफ, चिलीज को एक तरफ, तो आसानी से आपने उनको कैसे किया? हाथ से उठाकर सेपरेट कर दिया. तो दैट इज हैंड पिकिंग. तो यानी कि जहां पर इम्प्योरिटीज लार्ज साइज की होती हैं उसमें हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं. आराम से हाथ से उठा के उनको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे पल्सेस हैं, राइस हैं, उनको बनाने से पहले छांटते हैं, उसमें स्टोन्स वगैरह होंगी, हस्क वगैरह होंगे, उनको आसानी से हाथ से उठा के सेपरेट कर देते हैं. दैट इज हैंड पिकिंग. यानी कि हैंड पिकिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो इम्प्योरिटीज का साइज होता है लार्ज होता है तो हम उनको आसानी से उठा सकते हैं. सो हैंड पिकिंग जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, सिर्फ जहां पर लार्जर इम्प्योरिटीज को हैंड से उठाकर सेपरेट किया जाता है. मीन्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्लाइटली बिगर साइज्ड हार्मफुल सब्सटेंसेस. कोई भी मिक्सचर है उसमें जो बिगर साइज के हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग किया जाता है. या फिर स्मॉल हस्क के पार्टिकल हैं, डर्ट हैं, जिसमें से ग्रेन, व्हीट, पल्सेस, इनके अंदर जो हस्क पार्टिकल होते हैं या स्टोन्स होते हैं उसमें जो मिक्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है सिंपली हाथ से उठाकर. उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहा जाता है. नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज थ्रेसिंग. तो थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग एक ऐसा मेथड है जैसे आप लोगों ने देखा होगा. मीन्स थ्रेसिंग की बात करें, जैसे जब कोई भी क्रॉप है, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद वो फील्ड में रखी रहती है और ड्राई हो जाती है, तो एक स्टॉक जो होता है, एक जो पौधा होता है उस पर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं उसके हर एक फ्रूट में. तो उन ग्रेन्स को सिंपली हाथ से अगर आपको बोला जाए कि उनको हाथ से उठाकर सेपरेट करो तो क्या आप कर सकते हो? नहीं, इम्पॉसिबल है ना.
पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इतनी हार्ड वर्किंग हो जाएगी, इतनी मेहनत लगेगी आपकी, तो उसके लिए किसी दूसरे मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब एक एक स्टॉक्स को तो नहीं निकाल सकते, एक एक ग्रेन्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो उस प्रोसेस के लिए हम थ्रेसिंग का यूज करते हैं। अब थ्रेसिंग है क्या? थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट यानी कि खाने लायक पार्ट, और वो कौन सा? लाइक ग्रेन, सीड्स, उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक, either with the help of machines, bullocks or sometimes by beating them. Means थ्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब जो स्टॉक्स होते हैं उसमें सूखे हुए ग्रेन्स होते हैं, तो उन ग्रेन्स का या सीड्स को सेपरेट किया जाता है उस स्टॉक से, या तो मशीनों की सहायता से या फिर उनको बीट करके, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर होगा उस पर उनको क्या करेंगे, पकड़ पकड़ के उनको बीट करते हैं, या उसको किसी डंडे की हेल्प से बीट करते हैं, जिसमें से वो ग्रेन्स क्या होंगे, उसमें से सेपरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरह से ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। या तो इसको मैनुअली हाथ से कर सकते हैं, या फिर इसको थ्रेसर्स वगैरह जो मशीन्स आती हैं उनकी हेल्प से हम अलग कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। जो थर्ड प्रोसेस है या थर्ड जो मेथड है दैट इज विनोइंग। तो थर्ड प्रोसेस जो है दैट इज विनोइंग। अब विनोइंग क्या है? जैसे अभी जो थ्रेसिंग थी उसमें स्टॉक्स से ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। अब ग्रेन्स को भी निकालने के बाद उन ग्रेन्स के साथ कुछ शाफ या फिर हस्क जो भूसा होता है वो भी उस साथ में आ जाता है। अब उस भूसे को कैसे अलग करेंगे? वो हैंड पिकिंग से नहीं हो सकता, वो थ्रेसिंग की हेल्प से नहीं हो सकता, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। तो वहां पर हम विनोइंग प्रोसेस का यूज करते हैं, यानी कि जो पार्टिकल हैवी और लाइट होते हैं, साइज में तो वो ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वेट में लाइट और हैवी होंगे, लाइक ग्रेन है, ग्रेन्स हैं और साथ में उसमें इम्प्योरिटीज क्या है, हस्क है, तो हस्क यानी कि भूसा है, भूसा लाइट वेट में कैसा होता है, लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है। वहीं पर अगर ग्रेन्स की बात करें वो भूसे से कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, यानी यहाँ पर डेंसिटीज डिफरेंट हैं। इसकी डेंसिटी क्या है, हैवी है, ये ज़्यादा भारी है, वहीं पर ये लाइट है। तो इसका मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स हैवी और लाइट होते हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस होता है, वहाँ हम प्रोसेस विनोइंग का यूज़ करते हैं। अब जो विनोइंग है वो होती कैसे है, लाइक जैसा आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो इस तरह से ये प्रोसेस विनोइंग है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि आपको कोई न्यूज़पेपर दे दिया जाए, उसमें कुछ ग्रेन्स दे दिए जाएं, या फिर साथ में उसमें कुछ ग्रेन्स के साथ उसमें कुछ सैंड के पार्टिकल है, मिट्टी के पार्टिकल्स है। आपको बोला जाए इस न्यूज़पेपर को टिल्ट करके, इस तरह से टेढ़ा करके खुले ग्राउंड में जाकर जहां पर खूब तेज हवा चल रही है, इसको टेढ़ा करके सारे ग्रेन्स को धीरे धीरे गिराते जाओ। तो जब इसमें से ग्रेन्स नीचे गिरेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो हल्के पार्टिकल होंगे, सैंड के पार्टिकल होंगे, वो मूव करेंगे मोशन में और एक तरफ जाकर गिर जाएंगे। वहीं पर जो ग्रेन्स हैं, जो आपने इसमें ग्रेन्स लिए वो हैवी हैं, तो वो नीचे गिर जाएंगे, वो नहीं उड़ेंगे हवा के साथ, तो नीचे गिर जाएंगे। तो ग्रेन्स यहाँ सेपरेट हो गए, वहीं पर जो सैंड पार्टिकल है वो यहाँ सेपरेट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, हमने सिर्फ हवा की हेल्प से दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क पार्टिकल एंड हैवियर ग्रेन सीड्स कंपोनेंट बाय ब्लोइंग करंट ऑफ एयर, और वी कैन से दैट विंड। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हम हल्के जो भूसे के पार्टिकल्स होते हैं उनको हैवी पार्टिकल्स, ग्रेन के हैवी पार्टिकल्स से अलग करते हैं। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ करंट ऑफ एयर, जिसको हम विंड भी कहते हैं। उस विंड की हेल्प से जब हम हैवी पार्टिकल्स ग्रेन्स से लाइटर पार्टिकल हस्क को सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज सीविंग। तो सीविंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आपने बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास देखा होगा कि एक बड़ी सी छलनी लगी होती है, इस तरह की बड़ी सी छलनी लगी होती है। वहाँ पर एक इंसान उसमें से क्या मिट्टी वगैरह डालता रहता है, और उसमें जो कंकड़ होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और सिर्फ मिट्टी के पार्टिकल्स यानी कि जो रेती वगैरह होती है वो पार्टिकल्स नीचे छन के आ जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है वो क्या है? सीविंग है। ऐसे ही आपने घर पे देखा होगा कि आपकी मदर रोटियां बनाने से पहले आटे को क्या करती है? छानती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, छलनी की सहायता से उसको छानती है। उसमें से जो
महीन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आटे के, वो तो नीचे आ जाते हैं बर्तन में, और उसके ऊपर जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हस्क के पार्टिकल्स होते हैं, वो उस छलनी के ऊपर रह जाते हैं। सो दिस इज द सीविंग, ये सीविंग होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से छलनी के ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स रह जाते हैं और जो आटा है वो नीचे छन के आ गया है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे दिखाया हुआ है कि मिट्टी छन के नीचे आ रही है और ऊपर जो स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह है, जो हैवी या लार्ज साइज के पार्टिकल है, वो छलनी के ऊपर रह जा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। सो बेटा, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल्स में देखा, वैसे ही सीविंग इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस थ्रू विच पार्टिकल्स ऑफ वेराइंग साइज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सीव। तो यहाँ पर एक सीव यानी कि एक छलनी का यूज किया जाता है जिसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स, यानी कि जो उस छलनी में छेद है उससे जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे उनको, और उससे जो स्मॉल साइज के पार्टिकल होंगे उनसे अलग करने यानी कि सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है दैट इज सीविंग। और इसमें हम सीव का यूज करते हैं। और सीव क्या होती है? सीव इट इज द सिंपल डिवाइस विद स्मॉल पोर्स इन इट विच allow finer particles like flour to pass through them leaving behind impurities on it। मीन्स ये एक सिंपल डिवाइस होती है जिसमें बहुत छोटे 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 छेद होते हैं, और जब इसमें से किसी चीज़ को छाना जाता है, लाइक अगर आप आटे को छान रहे हो तो उसमें से जो आटे के छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उसमें से पास होकर नीचे आ जाएंगे और उसके ऊपर क्या रह जाएंगी, उस छलनी के ऊपर कुछ जो लार्ज पार्टिकल होंगे, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बच जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। और इस डिवाइस जिसके थ्रू सीविंग प्रोसेस होती है उस डिवाइस को हम सीव कहते हैं। तो ये मेथड्स थे, जैसे हमने थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा, हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ा, विनोइंग के बारे में पढ़ा एंड सीविंग के बारे में पढ़ा। ये जो मेथड थे ऐसे थे जिसमें हमें इम्प्योरिटीज दिख रही थी, लाइक हस्क हमें दिख रहा है, स्टोन्स हमें दिख रही हैं, स्टॉक हमें दिख रहा है, तो ऐसी इम्प्योरिटीज के लिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज दी जाए, जैसे आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स की बास्केट दी थी, उसमें से आपको पोटैटो अलग करना था, ब्रिंजल अलग करनी थी, चिलीज अलग करनी थी, तो आपने आसानी से उनको सेपरेट किया, हाथ से उठा के एक तरफ पोटैटो रख दिए, एक तरफ ब्रिंजल, एक तरफ चिलीज, ये सारे सेपरेट कर दिए। लेकिन क्या हो अगर आपको एक मिक्सचर दिया जाए जिसमें हमने कुछ अमाउंट सैंड ले लिया, मिट्टी ले ली, रेत ले लिया, और उतना ही अमाउंट आपको सॉल्ट डाल दिया, और आपको बोला जाए कि इस मिट्टी में से, इस रेत के पार्टिकल्स में से सॉल्ट यानी कि नमक के पार्टिकल्स को सेपरेट करो, तो क्या आप कर पाओगे? एक पार्टिकल को हाथ से सेपरेट कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड होगा। दोनों के पार्टिकल साइज कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो जहां पर पार्टिकल साइज एक जैसे हो तो वहां पर हम कुछ दूसरे मेथड्स का यूज करते हैं, और उन्हीं मेथड्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट मेथड है दैट इज सेडिमेंटेशन। तो बेटा सेडिमेंटेशन क्या होता है? अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन की, फिफ्थ वन इज सेडिमेंटेशन। तो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि आपको मिट्टी दी गई है और उसको वाटर में मिक्स कर दिया। अब वाटर में से क्या वो मिट्टी उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं हो सकती। लेकिन दोबारा से उस पानी में से उस मिट्टी को कैसे सेपरेट करेंगे? क्योंकि वो तो उसमें डिसॉल्व भी नहीं हो रही और उसमें वो पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो उसमें से कैसे सेपरेट करोगे? आपके पास ये बीकर है, ये वाटर से फिल है, इसमें आपने क्या किया? सैंड ऐड कर दिया। जब इसमें आपने सैंड ऐड किया तो कुछ देर के बाद इसको अनटच रख देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कुछ देर के लिए इसको रख देंगे। आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जो इसके अंदर सैंड के पार्टिकल घूम रहे थे वो नीचे सेटल हो गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं। ऐसा ही होता है ना, मिट्टी हैवी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, और जब ये बैठ जाती है यानी कि कुछ कंपोनेंट्स, कुछ इम्प्योरिटीज जब सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द बीकर और द कंटेनर, द प्रोसेस इज नोन एज द सेडिमेंटेशन। यानी कि इम्प्योरिटीज का नीचे बैठ जाना ही क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। So beta, how can we define the sedimentation? Means the process through which dirt and the other heavier particle in a mixture
settle at the bottom of the vessels when water is added to it. The process is known as sedimentation. Means एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो डर्ट है या कुछ ऐसे हैवी पार्टिकल हैं जो वाटर से हैवी होते हैं, जब हम उनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद वो कुछ देर बाद उस वाटर में नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते, अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं ये, और वो उसमें नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस प्रोसेस को, जो वो नीचे बैठने की प्रक्रिया है उन हैवी पार्टिकल्स की, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब जो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया के थ्रू जो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एक बीकर में जो सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर तक रहता है और यहाँ पर सैंड के पार्टिकल है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन सेडिमेंटेशन। और अब क्या करते हैं कि इस बीकर के पानी को हम किसी दूसरे बीकर में आराम से, धीरे से इसको एक बीकर से लेकर दूसरे बीकर में आराम से उड़ेल लेते हैं। अब और वो जो पार्टिकल होगा, सैंड नीचे रह जाएगा और ये ऊपर का पानी हम इसमें निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, यानी कि जो ऊपर वाला साफ पानी है, इम्प्योरिटीज तो नीचे सेटल डाउन हो गई, अब जो ऊपर प्योर वाटर बचा, साफ पानी बचा, उसको धीरे से किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल लेना। द प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच इमिसिबल लिक्विड्स एंड अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सब्सटेंस आर सेपरेटेड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड मीन्स दो ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुल सकते, यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, उनको इमिसिबल, नए घुलने वाले लिक्विड्स या नए घुलने वाले द्रव, उनको इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। या फिर कोई लिक्विड में सॉलिड, जैसे अगर हम टू इमिसिबल लिक्विड्स की बात करें, जैसे वाटर एंड ऑयल, दोनों लिक्विड हैं लेकिन इमिसिबल है, एक दूसरे में नहीं घुलते, तो दैट इज टू इमिसिबल लिक्विड। या फिर अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सब्सटेंस, लाइक लिक्विड इज वाटर और सॉलिड सब्सटेंस हम ले सकते हैं सैंड। जब हम इन दोनों सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, किससे? उसको दूसरे बर्तन में पोर डाउन करके, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। बाय pouring the liquid into another container, यानी कि जो लिक्विड ऊपर रह गया उसको किसी दूसरे बीकर में आराम से निकालने से जो प्रोसेस होती है उसको डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात की, मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई और ऊपर से पानी को आराम से किसी दूसरे बीकर में निकाल लिया, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड एंड अ सॉलिड सब्सटेंस। अब जैसे यहाँ इमिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लाइक एक बीकर में हमने वाटर डाल दिया, अब उसमें ऑयल डालते हैं तो ऑयल हल्का होता है, लाइट होता है वाटर से, तो वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। यहाँ लेयर बन गई वो ऑयल की, तो हल्के से जब इसको किसी दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर करेंगे तो जो ऑयल की लेयर है वो ट्रांसफर हो जाती है ऊपर और नीचे वाटर रह जाता है दूसरे बीकर में। तो इस तरह से किसी दूसरे बर्तन में डालकर उन दो लिक्विड्स को या एक लिक्विड और एक सॉलिड को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। अब जो डिकेंटेशन है उसमें देखा आपने सैंड एंड वाटर लिया था, हल्के से सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो गया और वाटर आप किसी दूसरे बीकर में डाल रहे हो। अब जब दूसरे बीकर में आप वाटर डाल रहे हो तो क्या वो वाटर कुछ तो प्योर है, क्योंकि ज्यादातर सैंड तो नीचे बैठ गया है, सेटल डाउन हो गया बॉटम में, लेकिन उसमें कुछ पार्टिकल तो सैंड के अभी भी रह गए होंगे ना, यानी कि उसमें कुछ इंप्योरिटीज तो अभी भी होंगी। तो उन इंप्योरिटीज को भी क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उस पानी को और ज्यादा साफ करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? सो फिल्ट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स द प्रोसेस बाय विच वेरी फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड from a liquid solid mixture by passing it through a suitable porous material like filter paper. The process is known as filtration. Means हम कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होती है इम्प्योरिटीज के, उनको सेपरेट करते हैं किसी लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में से, उनको किसी पोरस सब्सटेंस में से पास करके, जो जिसमें ऐसा मटेरियल जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे आप क्लॉथ्स का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सैंड और वाटर का मिक्सचर है, जैसा कि पहली प्रोसेस में था, इसमें
वाटर भी है और सैंड के पार्टिकल्स भी है। अगर आपको इनको छानना हो तो क्या आप जो चाय छानने वाली छलनी होती है, स्ट्रेनर होती है, क्या उसका यूज करके इसको फिल्टर करना सही होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जो छलनी में रुकेंगे, वरना सारे पार्टिकल्स पानी के साथ दूसरे बीकर में आ जाएंगे। तो इसके लिए या तो आप क्लॉथ का यूज करोगे, क्योंकि क्लॉथ्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत होल्स फाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें जो रेत होगा, सैंड होगा, वो क्लॉथ्स के ऊपर रह जाएगा और जो फिल्टर पानी है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हम फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि सुटेबल पोरस मटेरियल होता है, जो छोटे महीन छेद होते हैं जिसमें, उस मटेरियल का यूज करके उसमें हम जो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं जो पानी में नहीं घुल रहे उनको सेपरेट कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को, उसको छान के सेपरेट करना, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेम नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेट। अब जैसे आपने देखा, अगर आपने जो चाय है उसको छाना तो एक जो छलनी होती है उसके ऊपर कुछ चाय पत्ती आ जाती है और नीचे चाय छनकर आ जाती है। अब नीचे जो चाय छन के आई है दैट इज फिल्ट्रेट, यानी कि किसी भी फिल्टर वाले जो पोरस मटेरियल है, लाइक क्लॉथ्स है, स्ट्रेनर है, किसी भी चीज का जो आपने यूज किया है या फिल्टर पेपर का यूज किया है, उसमें से छनकर जो सब्सटेंस आपको नीचे, लिक्विड सब्सटेंस आपको मिलता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। सो दिस इज द फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेट। और नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज कंडेंसेशन? तो बेटा आप लोगों ने समुद्र किनारे नमक को बनते देखा है, या कभी सुना है कि नमक कैसे बनता है? जो समुद्र होता है, यानी कि जो सी होता है, उसके आसपास गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उनमें सी वाटर फिल कर दिया जाता है, और जब जो सनलाइट होती है उसका टेम्परेचर की वजह से पानी गर्म होता है और इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब भाप बनकर पानी उड़ता रहता है। और जब पानी उड़ जाता है तो जो नीचे सॉल्ट होता है उस समुद्र के पानी में, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो उसमें सॉल्ट जो मिक्स होता है वो उन गड्ढों में बच जाता है। तो जो सॉल्ट है उसको वाटर में से सेपरेट किया, जो सी वाटर है उसमें से सॉल्ट को सेपरेट किया, और उसमें सबसे मेन प्रोसेस कौन सी थी? इवेपोरेशन, यानी कि जो पानी वाष्प बनकर हवा में मिक्स हो गया और नीचे क्या बच गया? सॉल्ट बच गया। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। सो बेटा इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस और वेपर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। यानी कि हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर हम उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा उस पैन में से जिसमें वाटर आप गर्म कर रहे हो, हल्के हल्के भाप निकलना स्टार्ट होती है, यानी कि वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर्स, भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कब होता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम उस पानी का तापमान बढ़ा देते हैं तो वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो भाप बनना स्टार्ट होती है, और उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके अपोजिट जो प्रोसेस होती है दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब संघनन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर्स टू इट्स लिक्विड फॉर्म बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पर हमने क्या किया था? टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, यहाँ टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट हुआ था गैस और वेपर्स में, यहाँ पर गैस और वेपर्स कन्वर्ट हो रही हैं लिक्विड में, मीन्स जो इवेपोरेशन के टोटली अपोजिट है। यानी कि कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भाप होती है, जो मॉइस्चर होता है, जब वहाँ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द लिक्विड फॉर्म, यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर तो कम होता है एनवायरनमेंट का, तो वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको पत्तों पे, घास पे छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है पानी की। वहीं पर फॉग जो होता है, जो जिसको आप धुंध बोलते हो, वो कंडेंसेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि वो पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर कम होने की वजह से जो भाप होती है या जो गैस होती है, जब वो दोबारा से कन्वर्ट होती है इनटू द लिक्विड, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि संघनन। और इवेपोरेशन वाष्पीकरण, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण, और उस भाप का दोबारा से पानी में कन्वर्ट होना संघनन। तो ये दो प्रोसेस हैं। अब इनको हम यूज कहाँ करते हैं? जैसे अगर हमने हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे, ऐसे कंपोनेंट थे जिनको हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन से सेपरेट किया, फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया, लेकिन क्या हो अगर एक ही लिक्विड में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हों, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे? जैसे हमारे पास
क्या था, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसको तो हमने पहले सेडिमेंटेशन किया, नीचे बैठाया, दैट इज सेडिमेंटेशन, फिर आराम से दूसरे बर्तन में उसको डाल दिया, दैट इज डिकेंटेशन। लेकिन अगर हमें 3 मिक्सचर दिए जाए, वाटर, सोल्ट और सैंड, और उनको बोले कि इनको तीनों को सेपरेट करो, तो आप किस प्रोसेस का यूज करोगे? क्योंकि आपके पास क्या है, वाटर है, सोल्ट है और सैंड है। तो जैसे सैंड और सोल्ट को मिक्स किया, अब उनको मिक्स करके वाटर में डाल दिया। अब यहाँ पर एक बीकर है, इसमें तीनों का पानी से भरा हुआ, दैट इज वाटर, और इसके अंदर सोल्ट और सैंड का मिक्सचर है। अब इसमें जो सोल्ट है वो तो डिजोल्व हो गया पानी के अंदर, उसको बहुत देर तक डिजोल्व किया, तो जो उस वाटर में, उस सैंड में जो सोल्ट था वो वाटर में डिजोल्व हो गया। और जब हम उसको कुछ देर के लिए रख देंगे तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे पानी के अंदर क्या है, सोल्ट डिजोल्व है, लेकिन जो सैंड पार्टिकल थे वो इनसोल्यूबल होते हैं, उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज हुई। उसके बाद हम इस पानी को आराम से धीरे से दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। नीचे क्या बच जाएगा, सैंड पार्टिकल बच जाएंगे, और एक बर्तन से दूसरे में जो उड़ेलने की प्रक्रिया है उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला पानी था ये आ गया, अब इसको हम एक केटल में डालेंगे, जो एक केटली होती है उसमें डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर गर्म करेंगे। तो जो ये इसका माउथ होता है, जो इसका ये पाउट होता है, तो यहाँ पर इस केटली में जब वाटर गर्म हो रहा है तो इसमें ये वाटर है, सोल्ट और वाटर का, तो यहाँ से जब ये बॉईल होगा, नीचे हीट रखेंगे, जब यहाँ पर ये बॉईल होना स्टार्ट करेगा तो कुछ वेपर्स आएंगी, इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा, पानी जैसे जैसे बॉईल होता जाएगा वो वेपर्स यहाँ से बाहर आएंगी। अब यहाँ हम एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स रखेंगे। अब आइस क्यूब्स जब इससे ये भाप कांटेक्ट में आती जाएंगी तो ये ठंडी होंगी, और यहाँ ठंडी होकर वो कन्वर्ट होंगी वाटर ड्रॉपलेट्स में, मीन्स यहाँ क्या होगा, कंडेंसेशन, और यहाँ पर एक बर्तन रख देंगे। अब वो जो भाप आकर इससे टकरा रही हैं, और ये ठंडी सरफेस है क्योंकि यहाँ पर आइस क्यूब्स रखी हुई हैं, तो जैसे ही वो इससे टकराएंगी वो पानी में कन्वर्ट होंगी, और वो पानी नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाएगा और इसमें कलेक्ट होता चला जाएगा। और जब सारा पानी यहाँ से केटली से इवेपोरेट हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ सोल्ट बचेगा। तो इस तरह से हमारी तीनों चीजें सेपरेट हो गई। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन प्रोसेस का यूज करके हमने सोल्ट, वाटर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट किया। यानी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करके भी सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा, जैसा कि हमने देखा कि हम यहाँ पर कुछ सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो वाटर में डिसोल्व हो रहे हैं, मीन्स सोल्यूबल है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस है लाइक सैंड, जिसको हम वाटर में कितना भी डिसोल्व करें लेकिन वो डिसोल्व नहीं हो रहा है, यानी कि इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो यानी कि अगर हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे सोल्ट है, शुगर है, अगर हम उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो डिसोल्व हो जाता है। लेकिन क्या वाटर में हम जितना चाहें उतना शुगर या उतना सोल्ट हम डिसोल्व कर सकते हैं? लाइक हमारे पास एक ग्लास वाटर है, ये हमारे पास एक ग्लास है, उसमें हमने ये फुल ऑफ ग्लास है, अगर हम इसमें कॉन्टिन्यूस शुगर ऐड करते जा रहे हैं, चीनी हम एक के बाद एक स्पून इसमें घोल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये कितनी भी अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि अगर हम एक ग्लास में 1 किलो शुगर डिसोल्व करना चाहे तो क्या हम डिसोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इसमें डिसोल्व होना बंद कर देगी और वो इसमें नीचे जमती रहेगी। तो यानी कि जब कोई ऐसा पॉइंट, जब हम किसी सोलवेंट में यानी कि किसी लिक्विड में हम कोई सोल्यूट यानी कि कोई ऐसी सब्सटेंस जो हम उसमें डिसोल्व करना चाह रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस उसमें ऐड करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो उसमें उस सब्सटेंस को घोलना बंद कर देता है, मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूट। तो सोल्यूट पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सोल्यूट एक ऐसा एलिमेंट या सब्सटेंस जो हम उस लिक्विड में घोलते हैं, उस पानी में हम घोलते हैं, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और जो पानी जिसमें हम वो चीज़ घोल रहे हैं, जैसे नमक है, चीनी है, जिस पानी में हम घोल रहे हैं उसको हम सोलवेंट कहते हैं।
यानी कि लिक्विड इन विच सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इज कॉल्ड सोलवेंट। जिस लिक्विड में हम उस सोल्यूट को घोलते हैं उसको सोलवेंट कहते हैं, और जिस सोलवेंट में वो चीज़ घुल रही है उसको सोल्यूट कहते हैं। एंड द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड द सोलवेंट इज नोन एज द सॉल्यूशन, और दोनों के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी घुल चुका है, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। यानी कि अब उस सॉल्यूशन में उससे ज़्यादा सोल्यूट घोलने की पावर नहीं है, यानी कि वो इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकता, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है, क्या उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि एक अमाउंट से बाद वो सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल को नहीं घोलेगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या उसका जो पॉइंट है हम उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं? अगर उसने शुगर को डिसॉल्व करना बंद कर दिया, लेकिन हम 1 चम्मच और शुगर उसमें डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा अमाउंट हम उसमें सोल्यूट का और इंक्रीज कर सकते हैं डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। अगर हम उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दें, दोबारा से गर्म करें, तो उसमें वो कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट और डिसॉल्व कर सकता है, और वो हो गया किस वजह से? बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। तो वो गर्म करने की वजह से उसमें और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसके सैचुरेशन पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। सो बेटा यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशंस दिख रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होती क्या है? व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते हैं या हीट करते हैं और वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे जो कपूर की गोलियां होती है, कैम्फर होती हैं, उसको जैसे ही जलाते हैं तो वो डायरेक्ट वेपराइज होता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैसियस फॉर्म। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि वो किसी इंटर स्टेज में नहीं जाता, बीच में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब जब कोई इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस की चीज़ें मिक्स हैं तो उनको मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट करना। लाइक आपको कोई मिक्सचर दिया है जिसमें नमक और कुछ आयरन फिलिंग्स है, यानी कि जो आयरन का चूरा है, लोहे का चूरा है, वो मिक्स है, तो आप उसको कैसे अलग करोगे? उसमें मैग्नेट डालोगे तो जितनी भी जो आयरन की फिलिंग्स है, लोहे का जो चूरा है, वो मैग्नेट के चारों तरफ चिपक जाएगा और उससे बाहर आ जाएगा, बच अलग क्या रह जाएगा? नमक। तो उस प्रोसेस जिसमें मैग्नेट्स की हेल्प से किसी दूसरी इम्प्योरिटीज को आपस में सेपरेट किया जाता है, उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मीन्स द मेथड विच अलाउस मेटल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बेटा आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में देखा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को भी ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।